नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों को आचार्य इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग दरोगा की तैयारी एवं उससे संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरोगा की वैकेंसी आ गई है और 16 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक फॉर्म फिलअप करने का समय है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और जो नहीं किए होंगे वो 1-2 सप्ताह में अपना फॉर्म फिलअप कर दें। अगर परीक्षा के प्रारूप की बातचीत करें तो यहाँ पर मैंने प्रारूप लिख दिया है। 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा और तीसरा फिजिकल। इसमें अगर प्रारंभिक परीक्षा की बातचीत करें तो प्रारंभिक परीक्षा में जीके और करंट से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन की संख्या 100 होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे अर्थात पूर्णांक 200 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.2 अंक कट जाएंगे। मेंस की बात करें तो मेंस में 2 पत्र दिए जाएंगे। प्रथम पत्र सामान्य हिंदी का होगा और द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन एवं उसके साथ साथ मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। यहाँ सामान्य हिंदी में भी 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और पूर्णांक 200 और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न पर 0.2 अंक कट जाएंगे। इधर हम देखते हैं सामान्य अध्ययन वाले पत्र में भी तो यहाँ भी 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और पूर्णांक 200 और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होंगे। मित्रों, इन तीनों पत्रों में अगर देखा जाए तो सामान्य हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग नेचर के हैं। क्वालिफाइंग नेचर का अर्थ हुआ कि इसमें आपको 30% अंक लाना है अर्थात 200 में आपको 60 अंक लाना है और 60 अंक लाने के बाद आप पत्र में क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। उसके बाद मेधा सूची में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। इसकी तैयारी के संदर्भ में मोटे तौर पर आप दिमाग में रखें कि भारतीय भवन प्रकाशन से बचनदेव कुमार की किताब आती है जो व्याकरण की किताब है। भारतीय भवन से ही एक दूसरी किताब छपती है वासुदेव नंदन से। इन दोनों में से कोई एक किताब आप ले लें और सामान्य हिंदी के लिए उस पर आप काम करें, वहीं से आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। आराम से 200 में आप 60 प्लस नहीं बल्कि 80 प्लस अंक ले आएंगे। अब मेरिट लिस्ट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फिर प्रारंभिक परीक्षा में आप पास करेंगे, मुख्य परीक्षा की पात्रता प्राप्त होगी, मुख्य परीक्षा की पात्रता के आप यहाँ पास करेंगे तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो फिजिकल पर तो आज मैं बातचीत नहीं करूंगा। मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन वाले पत्र पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षा को देखें तो यहाँ 100 प्रश्न होंगे जिसमें जीके और करंट से प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के और नेगेटिव मार्किंग होंगे। पहले नेगेटिव मार्किंग की चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में आप यह रखें कि 0.2 अर्थात 5 प्रश्न आप गलत करेंगे तो 1 अंक कटेगा और 10 प्रश्न गलत करेंगे तो 2 अंक होंगे और 2 अंक का अर्थ एक सही प्रश्न के अंक अर्थात एक क्वेश्चन 2 अंक के हैं तो इस तरह से आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग को अगर ठीक से उदाहरण के माध्यम से समझें तो ऐसे समझिए आप। मान लीजिए कि राम नाम का एक लड़का है, वह 85 प्रश्न बनाता है और उसे लगता है कि इससे आगे अब मैं एक भी प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। तो 85 प्रश्न उन्होंने रन दिया और रन करके छोड़ दिया। अब 85 प्रश्न में उनका 15 प्रश्न गलत हो जाता है। स्वाभाविक है, सभी प्रश्न तो सही होंगे नहीं। अब 15 प्रश्न अगर गलत हो जाएंगे तो उनका 70 प्रश्न सही हुआ और 15 प्रश्न गलत हो गए तो 70 का 140 अंक और 15 प्रश्न गलत हुआ तो 3 अंक इनको घट जाएगा क्योंकि प्रत्येक 5 प्रश्न पर 1 अंक घटेंगे तो 3 प्रश्न का अर्थ हुआ 1.5 क्वेश्चन का अंक घट जाएगा तो इनको 137 अंक प्राप्त होगा। कल्पना कीजिए कि राम ने
शेष 15 प्रश्न जो रह गए थे 85, 15, 100, उन 15 प्रश्नों को भी रंग दिया। और वहां रंगने के बाद चूंकि उनको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी उन्होंने रंग दिया और उसमें से 13 प्रश्न उनका गलत हो गया, मान देते हैं, और 2 प्रश्न उनका सही हो गया। तो 2 प्रश्न के बदले में उन्हें 4 अंक आएंगे और 4 अंक इसमें जुटेगा। 15 प्रश्नों का पढ़ने ही गलत हो चुका था, तो इसमें से 4 अंक जुटेगा और 13 प्रश्न के अंक घटेंगे। तो 13 प्रश्न के अंक घटेंगे तो 2.6 अंक इनका घट जाएगा, लेकिन 4 अंक जुटेगा नहीं। तो 4 अंक जुटने का अर्थ हुआ 4 - 2.6 बराबर 1। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उनको 1.5 अंक ज्यादा मिलेगा और इस तरह से देखा जाए तो उनको 138 अंक आएगा, यानी मोटे तौर पर 1.5 अंक का लाभ है। अगर 3 प्रश्न सही हो गया 15 में तब तो शुद्ध 3.5 अंक का फर्क हो जाएगा। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 2 जो है यह बहुत वाइटल नहीं है। आप मोटे तौर पर 100 प्रश्न को मार करके आएंगे। अगर बहुत इच्छा हो रही है छोड़ने का तो 1 या 2 प्रश्न छोड़ेंगे। 98 प्रश्न से कम मारना बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। आपके रिजल्ट को वह नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आप रिजल्ट को देखें तो हमारे पास जो उदाहरण है 2018 के दरोगा के पेपर में कट ऑफ 136 गया था प्रारंभिक परीक्षा का, 136.4। इसको अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो 65% से ज्यादा होते हैं। और 2020 में जिसका अभी पीटी की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसमें 132.2 कट ऑफ गए हैं। अगर इनको परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग 65 से 70% रिजल्ट बनाने के लिए हमें परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो 65 से 70% परफॉर्मेंस करने के लिए हमें प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे विचार से आपके रणनीति का यह भाग होना चाहिए कि हम 100 में 100 क्वेश्चन करके आए। इसी तरह से अगर आप मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पत्र में देखें तो यहाँ भी जो कट ऑफ है वो 75 से 80%। पिछले वर्ष 2018 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें फाइनल रिजल्ट का जो मेधा सूची बनी है उसका कट ऑफ 153.5 अंक गया था, जो मोटे तौर पर 75% नहीं बल्कि 76% से ज्यादा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि हमें 75 से 80% परफॉर्मेंस करना है। अब हम लोग रणनीति पर आते हैं। रणनीति से पहले थोड़ा पाठ्यक्रम को खोल लेते हैं। रणनीति का ही भाग है। यहाँ पर जीके है और यहाँ पर जीएस है। तो इसके सिलेबस क्या हैं? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ यहाँ आपको करंट पढ़ना है और इन सभी के साथ साथ यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग कुछ प्रस्तावना को रखते हैं। मित्रों, दरोगा की तैयारी के संदर्भ में 2 प्रस्तावनाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप अपनी रणनीति बनाएंगे उससे पहले इन दोनों बातों को निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। पहली बात, ये परीक्षा स्नातक स्तरीय है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे भारत में, अपने देश में 2 स्तर की परीक्षा ली जाती है। पहला मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय परीक्षा एवं द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा। मैट्रिक और इंटर स्तर की जो परीक्षाएं होती है उसमें 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 70 से 75% प्रश्न 8वीं तक के ही होते हैं और 15 से 20% प्रश्न 9वीं और 10वीं से लिए जाते हैं। लेकिन जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वीं से नीचे के प्रश्न मोटे तौर पर 40 से 45% होते हैं। 9वीं 10वीं से 30 से 35% प्रश्न होते हैं और 10 से 20% तक प्रश्न 11वीं और 12वीं स्तर के होते हैं। लेकिन आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जीके शब्द का प्रयोग किया गया है
आप सिलेबस को जरा देखिएगा ध्यान से। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जहां लिखा गया है वहां पर सामान्य ज्ञान शब्द का प्रयोग है, और मुख्य परीक्षा के लिए जो पत्र दिए गए हैं वहां पर सामान्य अध्ययन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जीके शब्द इस बात को रेखांकित करता है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में से लगभग 40 से 45 प्रश्न 8वीं स्तर तक के रहेंगे, लगभग 30 से 35 प्रश्न, 40 प्रश्न मोटे तौर पर 9वीं और 10वीं स्तर यानी कि 10वीं 9वीं 10वीं से रहेंगे, और 5 से 10 यानी 15 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं 12वीं के रहेंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं वाले जो प्रश्न होते हैं वो इंटरप्रिटेशन पर आधारित होता है, अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर जीके दे करके संकेत दिया गया है कि आपको उधर से अधिक प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको लगभग 15 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनका संबंध 11th और 12th से होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो पहली बात आप ध्यान में रखें कि यह ग्रेजुएशन स्तरीय पेपर है, अतः आपकी तैयारी स्टैंडर्ड 10 यानी कि 10वीं स्तर की होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके जो कंपटीटर हैं वे बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड और कुछ छात्र मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर के जो उसमें पेपर देते रहते हैं वे भी आपके कंपटीटर होंगे। अतः आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें कि आपकी तैयारी का स्तर कम से कम बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बराबर हो। अगर उस स्तर तक अपनी तैयारी को आप उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर पर वर्दी चढ़ेंगे और आप सिंघम के रूप में राष्ट्र को और प्रांत को अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रणनीति बनाएं। आप लोगों के सामने में इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक रणनीति प्रस्तुत करता हूं। आप लोग इस रणनीति को ध्यान में रख करके अगर अग्रिम 5-6 महीना तक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का रिजल्ट होगा और आप लोग खाकी पर्दे पहन करके राष्ट्र और राज्य की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहली बात आप ध्यान दें, सबसे पहली बात कि पीटी और मेंस के अगर सिलेबस को आप देखें तो साफ साफ मैंने लिख दिया है जीके प्लस करंट, यहाँ पर जीएस प्लस मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग। यहाँ पर आप प्रश्नों के स्वरूप को देखें तो जीके से लगभग 80% प्रश्न आएंगे और करंट से लगभग 20% प्रश्न आएंगे। यहाँ भी जीएस से लगभग 80% प्रश्न आएंगे और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से लगभग 20 से 22% प्रश्न आएंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जीके और यहाँ पर जीएस से 75 से 80% तक प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट से मोटे तौर पर 20 से 22% और यहाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 20 से 25% तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन बातों को, इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। तैयारी क्या करें तो आप जो अपना समय और अपनी ऊर्जा दे रहे हैं उसको 2 भागों में बांट दें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप 70 से 75% समय और ऊर्जा जीके के लिए दें और मोटे तौर पर 20 से 30% ऊर्जा आप करंट के लिए दें और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में लगभग 70 से 75% ऊर्जा और समय आप जीएस के लिए दें और 20 से 25% समय और ऊर्जा आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए दें। तो इस तरह से अगर आप बांट करके काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। मोटे तौर पर सप्ताह में 5 या 6 दिन आप इस रूटीन को फॉलो करें। अगर कितने छात्र मैथमेटिक्स ही बनाते चले जाते हैं, रीजनिंग ही बनाते चले जाते हैं और जहां से 70 से 75% प्रश्न पूछे जाएंगे वो पोर्शन छूटता चला जाता है। कितने केवल करंट ही पढ़ते चले जाते हैं, कितने छात्र करंट पढ़ते ही नहीं हैं। तो नहीं, एक रेशियो आपका रहना चाहिए कि लगभग सप्ताह में 5 दिन
हम इस रूटीन को फॉलो करें कि 70 से 75% समय जीके पर दें, जीएस पर दें और मोटे तौर पर शेष समय पीटी के लिए करंट पर और बाकी के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर दें। तीसरी बात, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, आपके पास एक प्रामाणिक मटेरियल होना चाहिए। ये आवश्यक है जो संक्षिप्त हो, सरल हो, सहज हो, क्रमबद्ध हो, प्रत्येक खंड का हो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडाइकल, मॉडर्न और ज्योग्राफी में भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, अलग सभी खंड उसमें समाहित हो। ये न कि मॉडर्न इंडिया का है, एंशिएंट मेडाइकल का है ही नहीं, बायोलॉजी का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं है, उसे संपूर्ण मटेरियल, समग्र मटेरियल नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, खंड की बात हटाएं, प्रत्येक यूनिट का मटेरियल हो। जैसे मध्यकालीन भारत की बात करें तो उसमें राजपूत काल के बारे में भी कुछ न कुछ सारग्रथित और महत्वपूर्ण तथ्य हों, चोल काल के बारे में हो, दिल्ली सल्तनत के बारे में, विजयनगर, बहमनी, भक्ति, सोफी, और उसके बाद मुगल के बारे में, मराठों के बारे में, सूर साम्राज्य के बारे में, तो सभी अध्याय के बारे में, मुगल के पेंटिंग की भी चर्चा उसमें होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है उनकी बात संक्षिप्त में ही सही, लेकिन उसमें सब कुछ हो। तो इस तरह से आपके पास एक मटेरियल हो जो आपके तैयारी का आधारभूत तत्व हो। आप उसी पर खड़ा होकर के वो छलांग लगा सकें जो आपको फिजिकल में लगाना है। इस तरह से हम देखते हैं तो आपके पास एक प्रामाणिक मटेरियल जो सरल, सुबोध और संपूर्ण हो, और दूसरी तरफ आपको उस पर कमांड हो। मटेरियल इसीलिए कहा जाता है रखने के लिए कि लोग उसे बार बार रिवीजन करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। लगभग 80 से 85% चीजों पर उनका नियंत्रण होता है। आपके पास कुछ रीडिंग मटेरियल हो। रीडिंग मटेरियल एक आवश्यक तत्व है। जैसे रीडिंग मटेरियल, और वो रीडिंग मटेरियल होना क्या चाहिए, तो बुक, पुस्तक के रूप में वह हो। गाइड और पुस्तक में एक भारी अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके पास शरीर है, उसमें प्राणवायु है, और जब वह व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन उससे प्राणवायु निकल जाते हैं। तो जो गाइड होते हैं वह समझिए सबके समान शरीर है, उसमें सब कुछ है, लेकिन वह प्राण तत्व नहीं है जो लाइफ शरीर की विशेषता होती है। इसीलिए कभी भी रीडिंग मटेरियल के रूप में आप गाइड को न रखें। रीडिंग मटेरियल के रूप में आपका पुस्तक ही होना चाहिए, और वह प्रामाणिक पुस्तक होना चाहिए, विशेषज्ञों के द्वारा लिखा गया होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए आप हिस्ट्री के लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं, 9वीं, 10वीं की हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें विश्व इतिहास की बातचीत की गई है, इसलिए आप उसे छोड़ दें। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं की आप हिस्ट्री पढ़ लें। ये यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी दोनों दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की ज्योग्राफी पढ़ें आप। एनसीईआरटी, ये दोनों किताब आप देख सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी। ज्योग्राफी में एक और चीज आपके रीडिंग मटेरियल में होना चाहिए, एक एटलस। कोई भी एटलस आप ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस भी काफी उपयोगी हो सकता है। स्तरीय एटलस है, आप उसको देखें और प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप एटलस देखने की आदत डालें। जैसे नदी, पहाड़, पठार, कभी जल संधि देख लिए, कभी लिंगानुपात की चर्चा देख लिए, कभी आप उसमें साक्षरता देख लीजिए, कभी उसमें राष्ट्रीय पार्क देख लीजिए, प्रमुख नगर देख लीजिए, फसल देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप इन सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यानी ज्योग्राफी के लिए 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी और एक एटलस देखना आवश्यक है। इन पॉलिटी की बात करें तो 8वीं, 9वीं और 10वीं की आप एनसीईआरटी या भारतीय भवन की किताब देख सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। और इसके अतिरिक्त आप सुभाष कश्यप के एक पुस्तक है हमारा संविधान, यह एनबीटी प्रकाशन से छपती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बातचीत करें तो आप 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी देख लें, और अगर हो सके तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जो इकोनॉमिक्स के लिए आता है आप उसको देखें। उससे लाभ आपको यह हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई
जितने समसामयिक घटनाएं हैं, जो कुछ चीजें हो रही है, अर्थ परिदृश्य में जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई नीतियां आ रही हैं, या जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वो उसमें ठीक से दिया रहता है और करंट के भी 3-4 क्वेश्चन आपको वहां से बन जाएंगे। इसलिए अगर आप उसे देख लेते हैं एकदम लेटेस्ट एडिशन लेकर के, तो उसके निश्चित रूप से लाभ होंगे। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बातचीत करें तो 9वीं और 10वीं की भारतीय भूगोल की किताब आप देख लें, बहुत अच्छी पुस्तक है। आप 9वीं की 10वीं की फिजिक्स, 9वीं और 10वीं की बायोलॉजी और 9वीं 10वीं की केमिस्ट्री देख लीजिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये रीडिंग मटेरियल के रूप में बहुत अच्छा है। लेकिन जिन छात्रों के पास साइंस का अपना मटेरियल नहीं है, किसी कारणवश वो मटेरियल नहीं बना पाए हैं या किसी कोचिंग से नहीं जुड़ करके ले पाए हैं, वे इसकी जगह पर लुसेंट के सामान्य विज्ञान वाली पुस्तक को देख सकते हैं। लेकिन वह अल्टरनेटिव नहीं है, आपको मटेरियल की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। जो अब अगली बात है, यह भी महत्वपूर्ण है, वह है प्रश्नों का अभ्यास करना। तो दूसरी तरफ आप प्रश्न का अभ्यास करें, लेकिन एक मटेरियल के साथ, एक रीडिंग मटेरियल के साथ आप ये काम करें। अब प्रश्न के अभ्यास में करना क्या है, तो सबसे पहली बात कि आप दरोगा के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें। जैसे बिहार के संदर्भ में 18 में परीक्षा हुई, 19 में परीक्षा हुई, इससे पहले 8-9 में भी शायद संभवतः परीक्षा हुई थी। इसके अतिरिक्त यूपी के दरोगा का, झारखंड के दरोगा का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य जगह जिन प्रांतों के हुए हैं, अगस्त के दर्पण में, जो अभी अगस्त 2020 के दर्पण में दिल्ली सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको दिया गया है। तो आप वहां से देखें। कहीं भी दरोगा की जो परीक्षा हुई है, आप उन प्रश्नों को उठाएं और उनको पढ़ें। सभी जगह के दरोगा का कमोबेश समान सिलेबस ही है। सभी जगह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग और करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वहां से उसको देखें। दूसरी बात, जितने प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा होती है, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे झारखंड, जैसे उत्तराखंड, इन सभी जगह के पीसीएस के क्वेश्चन, यानी बीपीएससी के क्वेश्चन, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, आप उनको सेट के रूप पर बनाएं। किसी भी प्रकाशन की किताब ले सकते हैं, अगर नहीं है तो घटना चक्र की किताब आप खरीद लीजिए, वहां पर सारे प्रश्न व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। तीसरी बात, अगस्त 2019 से लेकर के जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, तब तक के प्रतियोगिता दर्पण को आपने, और प्रतियोगिता दर्पण की विशेषता है कि उसमें हाल फिलहाल में जितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उनके प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए रहते हैं। आप उसको सेट के रूप में बनाएं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी, आप उन सभी प्रश्नों को बनाएं, क्योंकि अन्य सेट बनाने की तुलना में वह सेट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह ज्यादा चैलेंजिंग है, आपके लिए कई गुना ज्यादा उपयोगी है। तो इस तरह से लगभग 10,000 क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सारे प्रश्न जोड़ देंगे तो 10,000 से ज्यादा 15,000 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करें कैसे, तो अभी लगभग 2-3 महीना आप अल्टरनेट दे करके 100 क्वेश्चन का सेट उठाएं, 1.5 घंटा समय रखें, एकदम स्पष्ट रूप से घड़ी देख करके, और 1.5 घंटा में आप 100 क्वेश्चन बनाएं, एक दिन छोड़ करके। और जब परीक्षा 2 महीना रह जाएंगे तो प्रतिदिन आप एक सेट बनाएं। इस तरह से लगभग 10,000 प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएगा। वहां जो चुनौतीपूर्ण प्रश्न होंगे उसको आप ध्यान से देख भी लेंगे, और आपको एक माइंड सेट बन जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार से प्रश्न को करना चाहिए। तो प्रश्नों के अभ्यास के संदर्भ में आप यही काम करें। अब अगली बात है करंट के लिए। तो करंट की तैयारी का आधार क्या होना चाहिए, तो पहला अखबार और दूसरा मैगजीन। अखबार में कोई भी नेशनल डेली, विशेष करके दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर आपके लिए उपयोगी अखबार है। आप वहां उसके नेशनल पेज, उसके एडिटोरियल पेज, खेल कूद आदि वाला जो पत्र होते हैं, पेज होते हैं, उसको देखें, और आधा घंटा से 40 मिनट से अधिक समय न दें। उसके बाद आप मैगजीन को आधार बनाएं। मैगजीन में प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, ऑब्जेक्टिव परीक्षा जितने होते हैं उसके संदर्भ में प्रतियोगिता दर्पण अल्टीमेट मैगजीन है। आप उस मैगजीन को उठाएं,
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेल कूद, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्मरणीय तथ्य, राज्य समाचार और इससे संबंधित फिर सार संग्रह, इन सारी चीजों को जो शुरू के लगभग 30-35 पेज हैं उसको आप ठीक से देख लें, हाईलाइटर लगा दें और बार बार उसको देखते रहें। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। कुछ उसमें आर्टिकल भी छपते हैं जो करंट से संबंधित होता है, आप उस आर्टिकल को भी देख करके और क्या प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करें। दूसरी बात कि एक वर्ष के जितने आर्थिक नीतियां हैं, जो सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो विधेयक पास किए हुए हैं, जो अधिनियम बने हैं, जो अध्यादेश जारी किए गए हैं, आदि आदि को भी आप देख लें। कुल मिलाकर के कि एक वर्ष की जो भी सरकारी नीतियां और कार्यक्रम और योजनाएं हैं, जो समितियां आदि बनी हैं, उन सब पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। परीक्षा से पहले आप वार्षिकांक एक ले लें, जैसे स्पीडी का आता है, क्रॉनिकल का, सभी प्रकाशन वाले छापते हैं। आप उसमें से जिसका मिल जाए, जो आपको पसंद हो, स्पीडी वगैरह से भी प्रश्न आते हैं, तो आप एक ले लें और उसको फिर देख लें। तो कुल मिलाकर के करंट के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को फोकस करें, एक वार्षिकांक स्पीडी वगैरह ले सकते हैं और उसको प्रत्येक महीना में करते जाएं। अच्छा, करंट के नोट्स बनाने के बहुत पक्ष में मैं नहीं हूँ। मेरे विचार से हाईलाइटर लगा करके उसको बार बार देखा जाए, बहुत वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास है, जो मटेरियल है, उसमें कम समय में ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका अपना वर्क होगा और अन्य जगह पर दूसरे के वर्क होते हैं और अपना वर्क ही एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा सहयोग करता है और योगदान देता है सफलता में। अब एक और बात, जो अंतिम बात है, करंट के बाद हम लोग निकलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पक्षों को आप लिस्ट बना लें कि लिस्ट के आधार पर भी कुछ चीजें आप करें। जैसे उदाहरण के लिए हिस्ट्री में आप गवर्नर जनरल का एक लिस्ट बना लीजिए। गवर्नर जनरल, उसका समय और उसके समय के 1, 2 या 3 महत्वपूर्ण कार्य एक लिस्टिंग के रूप में आपके पास वो होना चाहिए। और एक लिस्ट में 25 से अधिक तथ्य न रखें, जो हैंडी रहेगा, आप चलते फिरते उठते बैठते उसको देख सकते हैं। इसी तरह से ऐतिहासिक महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ और किसको सफलता प्राप्त हुई। इसी तरह से कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन थे, अगर कुछ विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है तो पारित जो हुए हैं उनको देख लें। इसी तरह से पत्र पत्रिका और उसके संपादक और कहाँ से निकलते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि पुस्तक और उसके लेखक। इसी तरह से लोक कला, जो लोक नृत्य हैं, क्लासिकल नृत्य हैं, किस राज्य के हैं, उनसे कौन जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, इस सब तरह की चीजें। कुछ प्रशासनिक शब्दावली भी इतिहास में देख लीजिए। इसी तरह से भूगोल की बात करें तो जैसे नदियों का एक लिस्ट बना लीजिए, जिसमें 25 नदी एक तरफ लिख लीजिए, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और उसके सहायक नदियां कौन कौन हैं। और अगर उसके तट पर कोई शहर बसे हुए हैं जो प्रमुख हैं, तो एक लिए उसमें कॉलोनियां भी बना दीजिए। उस पर कोई बड़ी परियोजना है तो एक कॉलम ये भी बना दीजिए। तो इस तरह से आपको नदियां तैयार हो जाएगी, जो आप कर सकते हैं। इसी तरह से पहाड़ का बना लीजिए, ये किस प्रकार का पहाड़ है, कहाँ है। पठार का बना लीजिए, किस प्रकार के पठार हैं, कहाँ हैं। जल संधियां बना लीजिए। उसके बाद जनजातियों का बना लीजिए कि कहाँ ये जनजाति रहती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि उद्योग, खनिज, नेशनल पार्क का बना लीजिए, ये किस राज्य में है और मुख्य रूप से किस पशु को वहां पर संरक्षण दिया गया है। तो इस तरह की चीजें आप ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं। लगभग ज्योग्राफी का 25-30 लिस्ट, हिस्ट्री का 25-30 लिस्ट आप बना लेते हैं 20-20-25 करके, तो हैंडी भी हो जाएंगे और परीक्षा के समय में इससे आपको बहुत सुविधा होगी रिजल्ट सुनिश्चित करने में। इसी तरह से पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे शुरू के लगभग 100 अनुच्छेद आपके दिमाग में रहना चाहिए। किस अनुच्छेद से क्या संबंध है, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। इस तरह से सारी अनुसूचियां में भी 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज से जुड़ी हुई बातें हैं 29 आपको दिमाग में रहना चाहिए। 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय है वो याद रहना चाहिए। संघ सूची की कुछ बातें, राज्य सूची की कुछ बातें, समवर्ती सूची की कुछ बातें, लिस्ट बना लीजिए उसका।
पदानुक्रम, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद जो अशोक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो इसका एक लिस्ट बना लीजिए। इसी तरह से हम देखते हैं संविधान के स्रोत, किस देश के संविधान से क्या लिए गए हैं, एक उसका बना लीजिए। इसी तरह से प्रधानमंत्री का लिस्ट, राष्ट्रपति का लिस्ट। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, किस संशोधन से क्या किए गए। इस तरह से संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इसके भी बहुत सारे लिस्ट बन जाएंगे, लेकिन 15 लिस्ट आप यहां से भी बना सकते हैं। इसी तरह से विज्ञान का लिस्ट, जैसे आप बीमारियों के बारे में, जीवाणु से कौन बीमारी, उसके बाद वायरस से क्या होता है, प्रोटोजोआ से, कवक से, उस सब का एक लिस्ट बना लीजिए। विटामिन के बारे में कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, उससे की कमी से कौन रोग होते हैं, उसके स्रोत क्या हैं। आविष्कार और आविष्कार को एक लिस्ट बना सकते हैं। जो कुछ उपकरण हैं उनका उपयोग कैसे होता है उसका आप एक लिस्ट बना लें। इसी तरह से भौतिक राशियां और उसके मात्रक का एक लिस्ट बन सकता है। इसी प्रकार से हार्मोन्स और कहाँ से सेक्रेशन होते हैं और कहाँ उसके उपयोग होते हैं। एंजाइम किन चीजों को पचाने में अपना योगदान देता है। मापक यंत्र और उसके उपयोग का भी एक लिस्ट बना सकते हैं। मित्रों, आप लोगों ने वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक सूचना दे दूं कि 1 सितंबर से आचार्य एस के द्वारा दरोगा के लिए एक ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जाएगी। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे और आपको मटेरियल भी मिल जाएंगे। जो अलग से मटेरियल लेना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।